पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। अब एक चीज आपने कहा कांटे की टक्कर, यस, कांटे की टक्कर है इसमें। ममता बनर्जी ने भी देख लिया कि अगर सोए रहे तो खोए गए, तो वो भी जाग गई और भाजपा ने भांपने के बाद महिलाओं के लिए काफी चीजें घोषणा की और उनको मैसेज को डिलीवर किया। उन्होंने ना कांग्रेस के साथ अलायंस किया ना भाजपा के साथ अलायंस किया और उनके बारे में कहा जा रहा है कि मिनिमम उनको 20% वोट आएगा और वो सेकंड पोजीशन पर उनकी पार्टी आने वाली है निश्चित रूप से। नमस्कार, एग्जिट पोल आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि प्रशांत सिंह जी भी आ गए। ये जो एग्जिट पोल आए हैं मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला है। आपके लिए कितना चौंकाने वाला है, यानी शुरुआत इसी कमेंट से लेकर करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जिट पोल में क्या है और पिछले जो 10-12 साल में, बल्कि 2014 से हम एक नजर डालेंगे कि एग्जिट पोल जो आए हैं और एक्चुअल जो रिजल्ट आए हैं कितना आसपास रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल को कोई भी एग्जैक्ट नहीं मानता है कि एग्जैक्ट रिजल्ट हैं। जैसे ये 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से 9 अप्रैल को 3 राज्यों में चुनाव हुए, वोटिंग हुई खासतौर पर, जिसमें असम, पुडुचेरी और केरल। 9 तारीख को 9 अप्रैल को वहां वोटिंग हुई थी। तमिलनाडु में एक ही फेज में वोटिंग हुई, बाकी 3 राज्यों की तरह 23 तारीख को। और पश्चिम बंगाल में 2 फेज में वोटिंग हुई, 23 और 29 को। और जैसे ही तमिलनाडु में वोटिंग पूरी, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में वोटिंग पूरी हुई, उसके साथ ही एग्जिट पोल आ गए। तो एग्जिट पोल के नतीजे क्या हैं ये हम सभी लोग देख चुके हैं, तो उसको भी मैं वैसे बता दूंगा। लेकिन आपका जो अनुमान था इन 5 राज्यों में, खासतौर पर लोगों की दिलचस्पी 2 राज्यों में तो ज्यादा थी, पश्चिम बंगाल और असम। तमिलनाडु और केरल में भी थी, निश्चित तौर पर दक्षिण के 2 बड़े राज्य हैं और केंद्र सरकार में भी बहुत मायने रखते हैं दोनों। मतलब लोकसभा के चुनाव में और वहां से जो सीटें आती हैं वो बहुत मायने रखते हैं। और खासतौर पर जो एंटी बीजेपी धड़ा है, यानी जो विपक्ष है, उसको ताकत मिलती है दक्षिण के राज्यों से। और मोटा मोटा सर ये माना जा रहा था कि जो जहां जिसकी जो सरकार है वो रह जाएगी। खासतौर पर पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु के बारे में लोग मान रहे थे। केरल में बताया जा रहा था कि बड़ा करीबी मुकाबला है और पुडुचेरी की ज्यादा बात नहीं हो रही थी, क्योंकि मालूम था कि छोटा सा, सबसे छोटी विधानसभा है, शायद 30 सीटें हैं पूरे देश के अंदर, सबसे छोटी है, तो उसमें लोगों की उतनी दिलचस्पी नहीं थी। आपकी पहली प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर एग्जिट पोल पर आएंगे, उनका इतिहास अभी तक कैसा रहा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहली प्रतिक्रिया सर आपकी, जो एग्जिट पोल आपने देखे। देखिए, आपने तो कह ही दिया कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते। बात तो सही है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल फेल किए हैं, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल हम लोग देख रहे हैं 5 जगह में, तो वो अनुमानित लाइन पर है। इसका अनुमान पहले से लोग जता रहे थे और जो प्री पोल सर्वे थे उसमें भी लगभग पोल ओपिनियन वगैरह जो होते थे उसमें भी इसी तरह के रुझान देखने को मिलते थे। तो इसलिए इस आज जो एग्जिट पोल सारे आए हैं उसमें बहुत चौंकाने वाली बातें नहीं है। ठीक है, कुछ लोग डिफर कर रहे हैं, कुछ जैसे पश्चिम बंगाल में एक है पीपुल्स पल्स, वो भारी बहुमत के साथ टीएमसी की सरकार बनवा रहे हैं। और तमिलनाडु में एक एग्जिट पोल एक किसी का है जिसने टीवी के, यानी वो विजय हैं, उनका सरकार, थलपति विजय, उनका सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बाकी जितने एग्जिट पोल एजेंसियां हैं उन सारी मतलब एक्सपेक्टेड लाइन पर हैं, अनुमानित लाइन पर हैं। तो इसमें कोई ऐसे चौंकाने वाली बात अभी तक नहीं आई है इस एग्जिट पोल में। जो पहले से लोग अनुमान लगा रहे थे उसी लाइन पर सारी चीजें आई हैं। जी, मेरी दिलचस्पी पश्चिम बंगाल में थी, असम में थी। और असम में मुझे लग रहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह मेहनत कर रहे थे, और कांग्रेस ने शुरुआत अच्छी की थी, जुलाई अगस्त तक राहुल गांधी जोश में दिख रहे थे, लेकिन फिर उनका किला बिखरने लगा और उस किले में, उसको बचाने में राहुल गांधी और बाकी लोगों की, कांग्रेस के नेताओं की ज्यादा दिलचस्पी नहीं लग रही थी। लेकिन पश्चिम बंगाल, जहां बड़ी कांटे की लड़ाई नजर आ रही थी शुरुआत से ही, और जब एसआईआर हुआ और ये माना गया कि लाखों वोट कटे, 91 लाख के एक नंबर था, सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया, तो ये लगा कि बीजेपी उस जमीन को लेना चाहती है जिसे ममता बनर्जी छोड़ना नहीं चाहती। तो एग्जिट पोल में ये सिचुएशन जो है वो ये बताई गई है कि पश्चिम बंगाल में, जहां पर 294 कुल सीट है, 148 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार यानी 2021 में
जो सीटें हासिल की थी 3 से बढ़कर उनकी 77 हो गई थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर थी और ममता बनर्जी 213 सीटें जीतकर आई थी, बाद में वो 215 तक आ गई। लेकिन आज की तारीख में जो ज्यादातर पोल आए हैं पश्चिम बंगाल का, मेरे लिए बड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि 7-8 जो पोल आए हैं एग्जिट पोल, उनमें से ज्यादातर पोल्स जो हैं वो ममता बनर्जी की सरकार जाती हुई बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सरकार आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। तो मेरे लिए ये एक नंबर जो है वो थोड़ा सा हैरान करने वाला है। हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो मतलब कम से कम वोटिंग जिस तरह की भी हो, हालात जिस तरह के भी हो, लेकिन विधानसभा में कम से कम उनकी बढ़त होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके साथ हिंदू वोटर्स का भी एक परसेंटेज है और मुस्लिम तो 100% बताया जाता है कि ममता बनर्जी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या यहां पर आपको कोई संभावना दिखती है कि ये एग्जिट पोल जो हैं ये गलत होंगे और ममता बनर्जी रिपीट करेंगी? तो मैं समझना चाहूंगा कि क्या ये होने जा रहा है या चौथी बार ममता आ रही है, क्या होने जा रहा है? देखिए, ये तो होने जा रहा है इस बार। मतलब ये एग्जिट पोल को दरकिनार भी अगर रख दीजिए, तो जो मेरी फीडबैक, जब आपने मेरा आकलन पूछा, तो पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। अब एक चीज आपने कहा, कांटे की टक्कर। यस, कांटे की टक्कर है इसमें और बहुत नेक टू नेक फाइट है पश्चिम बंगाल में। इतनी आसानी से ममता बनर्जी हार जाएंगी ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि दोनों बराबर बराबर सीटों पर आ जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां जो हैं वो बीजेपी सरकार बनाएगी, ऐसा वहां से लग रहा है। अब एक चीज और मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, यहाँ जो बहुत सारे लोग 2021 का पैमाना बता रहे हैं, जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, और कुछ लोग 2024 को भी जोड़ रहे हैं जो लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा 18 सीटें लोकसभा की घटकर 12 सीटों पर आ गई थी। तो कहने का मतलब है कि मैं न 2021 देखना चाहता हूं, न मैं 2024 की बात करना चाहता हूं, मैं 2019 पर आता हूं। क्यों मैं 2019 की बात कर रहा हूं? 2019 एक ऐसा मतलब टेक ऑफ पॉइंट है जहां से बीजेपी ने आराम से सोच लिया कि अब उसके सत्ता हाथ में आने वाली है, क्योंकि 42 में से 18 सीटें भाजपा ने जीत ली थी और भाजपा और टीएमसी के बीच में जो वोट का प्रतिशत का अंतर था वो मात्र 3% का अंतर था। और वहीं से ममता बनर्जी ने भी देख लिया कि अगर सोए रहे तो खोएंगे, तो वो भी जाग गई। तो मतलब कहने का कि दोनों के लिए एक बहुत क्रूशियल पॉइंट था 2019। भाजपा ने मान लिया कि सत्ता उसके जेब में आने वाली है और ममता बनर्जी ने ठान लिया कि सत्ता को जाने से बचाएंगे, जगना पड़ेगा, सोएंगे नहीं। तो ये बातें हैं और इसी के कारण हुआ कि के प्रकार ममता बनर्जी ने काफी गैप पैदा किया। 2021 के चुनाव में इतना बड़ा गैप हो गया, 7-8% से ज्यादा का वोट प्रतिशत का अंतर हो गया। 215 पर वो गई, भाजपा 77 पर सिमट गई। और 2024 में भी काफी गैप हो गया, लोकसभा में सीटें बढ़ गई ममता बनर्जी की, इनकी घट गई। तो ये एक चीज थी। लेकिन 2019 के बाद भाजपा को भी एहसास हुआ कि 2021 और 2024 में उसने टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया और वो उसका नतीजा भुगतना पड़ा। इसलिए भाजपा भी इस बार जाग गई और भाजपा ने भी माइक्रो मैनेजमेंट किया। अमित शाह जी वहां लगातार बैठे रहे, लगातार माइक्रो मैनेजमेंट किया। किसी कैलाश विजयवर्गीय जैसे आदमी के हाथ में सारा कुछ छोड़ के नहीं निश्चिंत हो गए कि आप संभाल लीजिए, आप काबिल हैं, आप स्वयं सक्षम हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अमित शाह जी वहां कैंप करते रह गए और बाकी तमाम उपाय किए गए। इतना ज्यादा उपाय किया गया कि इस बार कोई मतदाताओं को डर नहीं दिखा सके, कोई धमकी नहीं दे सके। और मतलब इतनी सारी चीजें कि मीडिया में आ चुकी है, लगभग हर लोग जान चुका है कि इस बार कितना संघर्षपूर्ण स्थिति था पश्चिम बंगाल में। तो ये सारी चीजें थी। और एक चीज और हुई कि इस बार थोड़ी सी गलती ममता बनर्जी से भी हुई है। उनसे गलती ये हुई है कि उनको पहले तो हुमायूं कबीर और वैसी से निश्चित रूप से उनको डर लगने लगा
कि वो उनके मतों का विभाजन करेंगे और इससे ममता बनर्जी की स्थिति बुरी हो जाएगी। लेकिन उसको उन्होंने संभाल लिया और इतना बढ़िया से संभाला कि वोट का विभाजन उनका नहीं हुआ। जो उनका मुस्लिम मतदाता या सेकुलर या जो भी कहिए, वो उनके साथ इंटैक्ट रहा, बल्कि पिछले दफे से ज्यादा इस बार उनके साथ रहा। जी सर, मैं इसमें एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि 2025 से ही भारतीय जनता पार्टी ने, खासतौर पर आरएसएस ने तैयारी ग्राउंड पर शुरू कर दी थी पश्चिम बंगाल में, जहां मोहन भागवत खुद कैंप कर रहे थे। मोहन भागवत बार बार जा रहे थे और पहला जो पिछली साल मार्च में उनका कैंप था वो लगभग एक हफ्ते से ज्यादा का था। उसके बाद भी कई बार वो मोहन भागवत गए और वही रणनीति जमीन पर बना रहे थे, इस तरह का दावा किया जा रहा था। लेकिन आखिर में आते आते ये कहा जा रहा है कि जो एसआईआर में बहुत ज्यादा सख्ती हुई, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि चाहे हरियाणा का चुनाव जीतना हो, महाराष्ट्र का चुनाव जीतना हो, दिल्ली का चुनाव जीतना हो, जहां पहले एसआईआर नहीं हुआ था लेकिन वहां वोटों में रिवीजन हुआ था, वोटर लिस्ट को संशोधित किया गया, जिसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला। अपोजिशन ने ये सवाल उस समय भी उठाए थे, महाराष्ट्र में भी उठाए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी उठाए। बाद में एसआईआर से तो बाकायदा नाम काटे गए। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो स्थिति हुई उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज जो ऊपर गया है 90+ दोनों बार, इस बार भी 92% हुआ है सेकंड फेज में। तो ये कहा जा रहा है कि जो लोग वोट देने आए हैं वो इस डर से वोट देने के लिए आए हैं कि कहीं उनका नाम हमेशा के लिए ना हटा दिया जाए, और इसका फायदा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को मिला है। कम से कम ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फाइट तो अच्छी दे रही है, लेकिन शायद बहुमत के लिए बहुत ही कांटे की लड़ाई होगी और ममता बनर्जी को आप बिल्कुल आउट नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आउट नहीं कर सकते। ये बात मैंने भी कहा कि नेक टू नेक फाइट की स्थिति है। लेकिन जो आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो इस चीज को भाजपा ने भी भांपा, और भाजपा ने भांपने के बाद महिलाओं के लिए काफी चीजें घोषणा की और उनको मैसेज को डिलीवर किया। ठीक है, अभी सत्ता में नहीं है तो अभी वो उस तरह की बेनिफिट्स दे नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की मैसेज डिलीवर करने की काफी कोशिश की, बहुत सघन प्रयास किया कि वो सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को पहले की तुलना में अभी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये कुछ हद तक, या कहिए कि बहुत हद तक डिलीवर हुआ है मैसेज, और यही कारण है कि भाजपा इस बार ये हुई है, काफी आगे बढ़ी है पिछले लैंडमार्क से। बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते पूरे देश के अंदर, वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी यानी दीदी जीते। और जिस तरह का उन्होंने चुनाव लड़ा है, जीत हार वो एक अलग है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जैसे चुनाव लड़ती है, चुनाव डिक्लेयर होने के काफी पहले से लड़ती है। मुझे पिछला पूरा मानसून का सेशन याद है, मानसून का दौर याद है, सीजन याद है, जिस समय अगर कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर पश्चिम बंगाल में कहा तो ममता बनर्जी पूरे जोशो खरोश से सड़क पर उतरी। एक ऐसी मुख्यमंत्री जो बिल्कुल विपक्ष के नेताओं की तरह आज भी बर्ताव करती हैं, वो अपनी रैली लेकर निकलती हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो पश्चिम बंगाल से बहुत दूर बैठे हैं, वो भी लगातार देख रहे थे कि ममता बनर्जी किस तरह से चुनाव लड़ रही हैं, क्या उनकी तैयारी है, क्या उनका फोकस है, किस तरह उनके सांसद बात करते हैं, किस तरह वो लोगों को एड्रेस करती हैं, किस तरह वो अपनी बातों को डिलीवर करती हैं, और आखिरी दम तक। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित तौर पर आज की तारीख में सबसे अमीर पार्टी है, सबसे ज्यादा संसाधन है, उनके पास सबसे बड़े करिश्माई नेता है नरेंद्र मोदी के रूप में। मैं आपसे असम पर जानना चाहूंगा, तमिलनाडु और केरल पर बाद में बात करेंगे। ममता बनर्जी की बात आपने की, मैंने भी अपना कुछ उसमें इनपुट दिया अपनी तरफ से जो मेरी समझ थी, लेकिन मैं असम में आपसे समझना चाहूंगा कि असम में अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, पहले तो बड़ा मुश्किल था असम में ये मानना, 126 में से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ये मानना बहुत मुश्किल था जब तक उनकी पहली बार सरकार नहीं बनी। लेकिन दोबारा बनी और तीसरी बार रिपीट करने जा रहे हैं। हालांकि इस बार गठबंधन है, असम गण परिषद उनके साथ है, लेकिन फिर भी अब बताया जा रहा है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं सर, वो 88 से लेकर 100 सीटों तक दे रहे हैं। अगर 126 में से कोई गठबंधन 100 सीटें ले आता है, और कांग्रेस का जो गठबंधन है, कांग्रेस ने भी एक अच्छा गठबंधन बनाया है, कई पार्टियों को मिलाकर वो लोग कराए हैं, अगर वो केवल 28, 30, 35 पर सिमट जाते हैं तो क्या समझा जाए कि एक तरफा हिमंता बिस्वा शर्मा का जादू चल रहा है वहां? यदि ऐसा आता है तो निश्चित रूप से हेमंता बिस्वा शर्मा का जादू ही माना जाएगा इसे। लेकिन हमने पिछले एपिसोड में भी आपके साथ बातचीत की थी, तो मैंने अपना व्यक्तिगत बताया था कि 70 से 80 के बीच में भाजपा का परफॉर्मेंस रहेगा वहां। जो 80, 90, 100 तक लोग बता रहे हैं, शायद वो संभव नहीं है।
हालांकि असम में भी बहुत हद तक पोलराइजेशन की राजनीति हुई है, और जो अपर असम है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी के उत्तर साइड में जो ऊपरी वाला हिस्सा है असम का, वहां चूंकि हिंदू बहुल एरिया है, वहां का डेमोग्राफी उतना नहीं बिगड़ा है जितना लोअर असम का बिगड़ा है। तो उन सब क्षेत्रों में भाजपा को निश्चित रूप से बढ़त मिलती है। हालांकि बोडो पीपुल में भी जो है, बोडो जनजाति के लोगों में, वहां 2 या 3 पार्टियां हैं, जिसमें से 1 या 2 भाजपा के साथ हैं, एक कांग्रेस के साथ भी है। तो लेकिन उनका अधिकांश वोट ये एनडीए को ही मिल रहा है, ये भी एक बात है। तो अपर असम में भाजपा, अपर असम में सीटें भी ज्यादा हैं, तो भाजपा को फायदा है अपर असम में, ब्रह्मपुत्रा के उत्तर साइड में। लोअर असम जो इधर मेघालय बांग्लादेश के नजदीक है, जो, लेकिन इसके अलावा सिलचर के एरिया में भी थोड़ा सा भाजपा को बढ़त मिलेगी। उधर भी कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पोलराइजेशन होती है, जहां का डेमोग्राफी के भय से या बांग्लादेशी घुसपैठियों के भय से लोग एक तरफा भाजपा को अपना विकल्प मानते हैं, तो वहां भी वो लोग एक मुश्त वोट करते हैं भाजपा के लिए। और विगत 10 साल जो भाजपा सत्ता में रही है, तो इन सब चीजों को उसने, खास करके हेमंता बिश्व शर्मा ने विगत 5 साल में ये लोगों को बताया है कि वो ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी कभी तो उन्होंने यहां तक कहा है कि वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, अगले 10 साल 20 साल में वो असम हाथ से जाने वाला है। लेकिन उनके इस कथन में एक संदेश भी छुपा हुआ है कि वो हारी हुई लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई लड़ रहे हैं जीतने के लिए। तो ये जो मैसेज है, ये भी कुछ काम किया है, और निश्चित रूप से इसका तो फायदा बीजेपी को मिल रहा है वहां। 2 बड़ी जगह की बात हो गई जिस पर सबकी नजर थी, लेकिन तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि स्टालिन ने बहुत अच्छी अपनी पारी को संभाला, क्योंकि एक तरीके से माना जा रहा था कि एनडीए, एआईडीएमके और बीजेपी और उनके बाकी अलायंस जो है इस बार वहां कमाल कर सकते हैं तमिलनाडु में, इस तरह की बात मानी जा रही थी। लेकिन स्टालिन ने लड़ाई को बना दिया तमिलनाडु वर्सेस सेंटर, यानी बीजेपी वर्सेस तमिलनाडु का प्राइड, ये लड़ाई को बना दिया गया, और ये कहा जा रहा है उससे उनको एडवांटेज मिला। जी बिल्कुल, देखिए वहां जो है कि जो एग्जिट पोल्स आए हैं, जो लगता है कि उसी तर्ज पर वहां का परिणाम भी आएंगे, क्योंकि एक तो डीएमके वहां अहेड, आगे दिख रही है। मैंने कई लोगों से बात की, वहां का काफी गहन अध्ययन भी किया, तो वहां ये चीजें हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात वहां क्या है कि हमको जो वहां से मिला कि अभी भी लोगों का मानना है कि नेशनल पार्टीज हैव टू गो लॉन्ग, उनको अभी उनका कोई स्टेक वहां नहीं है, उनको अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और कंसिस्टेंसी के साथ, कांग्रेस हो या भाजपा हो, अभी उनका वहां चलने वाला नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज की शायद यही कारण है कि थलपति विजय जो है टीवी के, उनकी जो पार्टी है, उन्होंने ना कांग्रेस के साथ अलायंस किया ना भाजपा के साथ अलायंस किया, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि मिनिमम उनको 20% वोट आएगा, और वो सेकंड पोजीशन पर उनकी पार्टी आने वाली है निश्चित रूप से। और उनके पक्ष में एक चीज और देखने को मिली कि युवा मतदाता उनके तरफ ज्यादा आकर्षित हुए हैं, ये चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि जो एआईएडीएमके, जयललिता वाली जो पार्टी थी, वो भाजपा के साथ अलायंस करके एक एनडीए का, और भी छोटी छोटी पार्टियां मिलकर एनडीए का जो एक वहां हुआ, और एनडीए के बैनर तले जो चुनाव लड़ा गया, तो 2-3 चीजें गलतियां भी हुई हैं, लोग बता रहे हैं वहां। जैसे अभी पलानीसामी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो एआईएडीएम के एक नेता हैं, और वो एक तरह से संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे। तो लेकिन उनकी तरफ से कमी यह है कि उन्होंने लोगों को अपने साथ समेटने की कोशिश नहीं किया। जैसे उनके सहयोगी ओपीएस, पनीर सेल्वम, वो चले गए डीएमके में, वो भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जयललिता के काफी लॉयल रह चुके हैं। और इसके अलावा ये टीटीवी दिनाकरन और शशिकला, ये दोनों भी अलग रहे। इसके अलावा भाजपा के जो अन्नामलाई काफी पॉपुलर हो चुके हैं, युवा नेता हैं और एक्स आईपीएस अफसर हैं, उनको भी उनके पर कतरने की कोशिश पलानीस्वामी ने किया, भाजपा पर दबाव बनाया कि उनको साइड कीजिए, साइडलाइन कीजिए। जबकि लोगों का मानना है कि अभी उनको सबको समेट के चलना चाहिए था, कि ताकि वो अपनी लीडरशिप को थ्रेट मानकर किसी को किनारे नहीं करना चाहिए था, इन लोगों को समेट कर चलना चाहिए था।
इसमें इनको ज्यादा बॉल मिलता, लेकिन ऐसा न करके इन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। तो स्थिति ये है, लोग बता रहे हैं कि वहां थर्ड पोजीशन पर इन लोगों की एनडीए की स्थिति है, सेकंड पोजीशन पर टीवी के, और डीएमके की सरकार बन रही है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि कुछ सीटें कम आ जाए बहुमत के बॉटम लाइन से, तो वो मैनेज की जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति डीएमके के फेवर में ही दिख रही है। संक्षेप में बात कर लेते हैं केरल की, जहां पर माना जा रहा था कि एलडीएफ यूडीएफ के बीच में बराबर की टक्कर है। हालांकि हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी, लेकिन वाम दलों ने बचा के रखा पिछली बार अपना मोर्चा। पर इस बार अब एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को अगर कहीं से अच्छी खबर मिल रही है तो वहीं मिल रही है, और पुडुचेरी में एनडीए की वापसी, जो कि सबसे छोटी विधानसभा है देश के अंदर। संक्षेप में अगर इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी, पुडुचेरी तो वही, पहले भी एनडीए की सरकार थी, इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी, और पहले से भी लोग प्री पोल सर्वे में भी इसी तरह के इंडिकेशंस मिले हैं, आज भी वही चीज है। लेकिन केरल में जहां तक बात है, केरल में कांग्रेस ने वो जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कांग्रेस वहां चुनाव लड़ी नहीं है, वहां एलडीएफ 10 साल से सत्ता में है, और उसका एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के आरोप, निकम्मापन, ये सारी चीजें, और मंदिरों में सोना की चोरी, ये सारी चीजें मिलाकर एलडीएफ को जनता ने हराया है, और उसका फायदा यूडीएफ को मिला है, क्योंकि वहां कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। भाजपा को अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा केरल में अपना जड़ जमाने के लिए, और शायद भाजपा ने इसी के तहत कुछ क्रिश्चियन लॉबी को, क्योंकि भाजपा जान रही है कि अगर इस बार कांग्रेस आएगी सत्ता में, तो भाजपा को पता है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उसका झुकाव मुस्लिम मतदाताओं की तरफ ज्यादा होगा, तो उसके रिएक्शन में क्रिश्चियन मतदाता भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखकर भाजपा इस बार चुनाव लड़ी है, चुनाव की रणनीतियां बनाई है। भले ही उसको सीट 2 मिले, 4 मिले, 5 मिले, लेकिन उसके वोट, परसेंटेज ऑफ वोट उसके बढ़ेंगे भाजपा के, और वो अगली चुनाव की तैयारी करती हुई नजर आएगी, और हिंदू क्रिश्चियन एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेगी भाजपा, और वहां से एलडीएफ हो सकता है कि एलडीएफ वहां से धीरे धीरे विलुप्त हो, ये भी एक संभावना बनती है। जी, तो सर बहुत अच्छा आपका विश्लेषण, और देखने वालों ने देखा, आपको सुना, और एग्जिट पोल को भी देखा और सुना। और मैं देखने वालों से भी अनुरोध करूंगा कि अगर उनकी भी अपनी कोई राय है, अगर पश्चिम बंगाल में जो लोग हमें देखना चाह रहे हैं, उन्हें जमीन पर क्या स्थिति दिख रही है, क्या रिजल्ट आने वाला है, आप भी हमारे साथ शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि 4 मई वो तारीख है जिस दिन नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है, असम में क्या होने जा रहा है, पुडुचेरी में क्या होने जा रहा है, तमिलनाडु और केरल में क्या होने जा रहा है। 2026 में यही 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। 2027 इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि तब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और पंजाब, हिमाचल, इन राज्यों में चुनाव होंगे। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहा ही जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से कम महत्वपूर्ण नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। सर आपने हमें इतना वक्त दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत आभार, शुक्रिया, और सभी देखने वालों का भी आभार। सभी को नमस्कार।